एक गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। बिरजू को एक अजीब सी ही बीमारी थी। वो कोई भी चीज बहुत ही जल्दी भूल जाता था। एक दिन की बात है, बिरजू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे उठो जी, कब तक सोओगे? दोपहर के 11 बज रहे हैं और तुम्हारी ये कुंभकर्ण की नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। नीलम के इतना कहने और चिल्लाने पर बिरजू की आंखें खुल जाती हैं और फिर वह अपनी पत्नी को गौर से देखते हुए उससे बोलता है। अरे शीला, तुम यहाँ? तुम मेरे घर में क्या कर रही हो? अगर मेरी पत्नी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फालतू का बवाल खड़ा कर देगी। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? अरे मैं पड़ोसन नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिसमें मेरी तुमसे शादी हो गई। जिसके बाद नीलम बिरजू के पास जाती है और उसके सिर पर एक मुक्का मारती है। अरे अरे नीलम, क्या हुआ? तुम मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रही हो? पता नहीं तुम्हारी ये भूलने की बीमारी कब जाएगी। मैं तो परेशान हो गई हूँ। सच सच बताओ मुझे, तुम्हें ये भूलने की बीमारी कब से लग गई? अब मैं तुमसे क्या बताऊं नीलम, तुम तो जानती ही हो कि जब मैं 15 साल का था तब एक लड़की की जान बचाने गया था। तभी कुछ गुंडों ने मेरे सिर पर वार कर दिया। तभी से मेरी हालत ऐसी हो गई। अरे बंद करो ये अपनी घिसी पिटी बकवास। मुझे तो तुम्हें कब का तलाक दे देना चाहिए था। अरे शादी के 2 दिन बाद जब मेरे पिताजी मुझे लेने आए थे तब तुम ये भी भूल गए थे कि वो तुम्हारे ससुर है और तुमने उनके गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया था। उस दिन के बाद से पिताजी आज तक यहाँ नहीं आए। तुम्हारे पिताजी के ऊपर उठाए हुए हाथ का मुझे अफसोस है नीलम, लेकिन अब वो यहाँ क्या करने आएंगे? वो तो कब के स्वर्ग सिधार गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पिताजी कब स्वर्ग सिधार गए? वो तो जीवित हैं। अरे नीलम, क्या बात करी हो? मैं परसों ही तो उनके अर्थी को कंधा देकर आया था। अरे वो मेरे पिताजी नहीं बल्कि पड़ोस की ताई थी जो पूरी 110 साल की हो चुकी थी। अब जल्दी से तुम अपना सड़ा हुआ मुंह लेकर यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो बैठूं। बिरजू चुपचाप घर से निकल गया। वह घर से बाहर निकलकर जा ही रहा था कि वह सब कुछ भूल गया। वह अपने घर के दरवाजे को गौर से देखते हुए बोला। अरे कितने मूर्ख लोग हैं, अपने घर का दरवाजा खोलकर ही बाहर चले जाते हैं। अगर कोई चोर घर में घुसकर चोरी कर लेगा तो कल यही लोग बवाल काटेंगे, ये चोरी हो गई, चोरी हो गई। इतना कहकर बिरजू अपने ही घर के दरवाजे पर गया और आवाज देने लगा। अरे घर में कोई है? बिरजू की आवाज सुनकर नीलम खुद से बोली, अरे अभी इन्हें क्या हो गया? अभी तो ये घर से बाहर गए थे। कहीं ये फिर से कुछ भूल तो नहीं गए? मुझे बाहर जाकर देखना होगा कि क्या हुआ। इतना कहकर नीलम घर के दरवाजे पर आई। अरे माफ कीजिएगा बहन जी। बहन जी? अरे ये क्या कह रहे हो तुम? मैं भला तुम्हारी बहन कब से हो गई? हाँ, तो मैं आपको बहन जी नहीं कहूँ तो और क्या कहूँ। वो तो मैं इसलिए आया था कि मैंने देखा आपके घर का दरवाजा खुला हुआ है और मुझे लगा कि घर में कोई मौजूद नहीं है, इसलिए मैं देखने चला आया। इतना कहकर बिरजू वहां से चला गया और नीलम अपना सर पीटने लगी। बिरजू सीधा बाजार चला गया। तभी उसकी नज़र गांव के मुखिया और सुरेश पर पड़ी। बिरजू मुखिया जी के पास चला गया और उनसे बोला, अरे क्या हाल है मुखिया जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे लगता है इस भुलक्कड़ की अदास अभी सही है, तभी तो मुझे मुखिया कहकर संबोधित कर रहा है। अरे हाँ हाँ, क्या बात है बिरजू, तू आजकल बड़ी चिंता में नजर आ रहा है। अरे मैं आपसे क्या बताऊं मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं कि जब से मुझे रामू चोर ने मूर्ख बनाया है तब से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अरे बिरजू, तू ये बात कब समझेगा कि रामू ने तुझे मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि तेरे भूलने की आदत ने तेरी जिंदगी को हराम करके रखा है। बेचारा रामू चोर, वो तो चुपचाप पर्स लेकर भाग रहा था, तुझे क्या जरूरत थी उसका पीछा करने की। ऊपर से जब तुझे पुलिस वालों ने पकड़कर रामू चोर का पता पूछा तब तू सब कुछ भूल गया।
और तूने उल्टा ही पुलिस वालों के गाल पर चाटा जड़ दिया। तभी मुखिया के पास खड़ा हुआ सुरेश मुखिया के कानों में धीरे से बोला, अरे मुखिया जी, आप बिरजू को समझाने मत बैठिए, नहीं तो कहीं ये भूल गया तो फिर हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। सुरेश की बातें सुनने के बाद मुखिया ने बिरजू की तरफ प्यार से देखा और वह उसके सर पर हाथ सहलाकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी बिरजू ने मुखिया के गाल पर एक जोरदार चाटा जड़ दिया और मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी, तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरे के बीवी के साथ घूमते हुए? और तू चंपा, इस भरे बाजार में किसी गैर पुरुष के साथ क्या कर रही है? तू घर चल, मैं सबको बता दूंगा कि तू आज किसके साथ बाजार में घूम रही थी। बिरजू की बातें सुनने के बाद सुरेश खुद से बोला, हे भगवान, लगता है आज इसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है, तभी तो इसे स्त्री और पुरुष में फर्क ही नहीं दिख रहा। अरे मुखिया जी, आप मेरी बात मानिए, हम इसे इसके घर छोड़ के आते हैं, नहीं तो ये पता नहीं गांव में किस किस का दिमाग और खराब करेगा। सुरेश की बात सुनने के बाद मुखिया जी बिरजू को उसके घर छोड़ने के लिए आए। अपने पति को मुखिया के साथ देखकर नीलम उनसे बोली, अरे नमस्ते मुखिया जी, ये आपके साथ क्या कर रहे हैं? अरे नीलम बिटिया, हम क्या बताएं तुम्हें, तुम्हारे पति ने सबका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। ये गांव में जहाँ भी जाता है सबसे उल्टी सीधी ही बातें करता है। मुझे तो डर है कि कहीं किसी दिन कोई इसे जान से ही ना मार दे। अगर कोई इन्हें जान से भी मार देना मुखिया जी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, मैं तो पूरे गांव में लट्टू बांटूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते, बिरजू जैसा भी है आखिर तेरा पति है। मुखिया जी ने इतना बात कहा ही था कि तभी बिरजू उनकी तरफ देखा और जोरदार थप्पड़ मुखिया जी के गाल पर जड़ दिया और बिरजू मुखिया जी से बोला, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी पत्नी से इतनी बुरी तरह से बात करते हुए? हैं, ये कैसी बातें कर रहा है बिरजू? ये मेरी पत्नी कब से हो गई? ये तो तुम्हारी पत्नी है। मुखिया ने इतना बात कहा ही था कि बिरजू ने फिर से मुखिया के गाल पर एक चाटा जड़ दिया। अरे मूर्ख आदमी, तुम्हें अपनी जुबान से ये बात कहते हुए शर्म नहीं आई? मैं तो एक सन्यासी हूँ, मैं तो पूरा जीवन अविवाहित रहने का प्रण ले चुका हूँ, और तू मूर्ख आदमी अपनी पत्नी को मेरी पत्नी बता रहा है। छी! बिरजू की बातें सुनने के बाद नीलम का गुस्सा 7वें आसमान पे चला गया और उसने बिरजू के सर पर एक मुक्का मारा, जिससे बिरजू की याददाश्त वापस आ गई और वह नीलम से बोला, अरे नीलम, तुम मेरी तरफ गुस्से से क्यों देख रही हो? और मुखिया जी, आप कब आए? अरे नीलम, तुमने मुखिया जी को चाय पिलाई कि नहीं? अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है बिरजू कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई भाई। इसके बाद मुखिया जी जल्दी से अपने घर चले गए। तभी थोड़ी देर बाद बिरजू के चाचा बलवंत सिंह वहां पर आए। वह दूसरे गांव के सरपंच थे। कैसी हो बहू? मुझे आज बड़े दिनों बाद अपने भतीजे की याद आ गई, तो सोचा उससे मिलने चला आऊं। अरे चाचा जी, आप अपने इस भतीजे को अपने साथ ही क्यों नहीं ले जाते? आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपकी इस भतीजे को भूलने की बीमारी कब से लग गई। ये तो हरदम बताते रहते हैं कि ये 15 साल की उम्र के थे तब ये कोई लड़की को बचाने गए थे और गुंडों ने इनके सर पे लोहे के रड से वार कर दिया था, जिसके बाद इनकी हालत ऐसी हो गई। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात ऐसा है कि जब मेरा भतीजा 15 साल का था तब ये किसी लड़की को पसंद करता था और यह नहीं जानता था कि वह लड़की पहले से ही शादीशुदा थी और 5 साल की बच्ची की माँ भी थी। यह एक दिन अपने प्यार का इजहार करने के लिए उस लड़की के पास गया। उस वक्त वह लड़की अपनी बच्ची के लिए गुब्बारा खरीद रही थी और बिरजू की बातें सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आ गया और उसने उस गुब्बारे को बिरजू के सर पर फोड़ दिया। तब से ये बेचारा ऐसा हो गया। अच्छा, तो ये बात है। इनकी ये हालत लोहे के रोड की वजह से नहीं बल्कि एक गुब्बारे की वजह से हुई है और जनाब इश्क फरमाने गए थे जिसके कारण ये हालत हुई है। अब जाने दे बहू, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। मैं एक दवाई लाया हूँ जो तू रात को बिरजू को खिला देना, जिसके बाद सुबह उसकी याददाश्त बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नीलम ने ऐसा ही किया। उसने रात को बिरजू को वह दवाई खिला दी, जिसके बाद बिरजू बहुत ही शांति से सो गया।
और जब सुबह हुई तब नीलम और बिरजू के चाचा बिरजू के पास आए। अरे उठ जाओ जी, सुबह हो गई है। नीलम की आवाज़ देने पर बिरजू उठकर बैठ गया और वो अपने चाचा और अपनी पत्नी की तरफ गौर से देखने लगा। काफी देर ऐसे ही देखने के बाद वह बोला, अरे कैसी हो नंदिनी? मैं तुमसे कब से बोलना चाहता था कि मैं तुमसे ना बहुत सच्चा प्यार करता हूँ। अरे इस इंसान का दिमाग फिर से खराब हो गया है क्या? ये कैसी कैसी बातें कर रहा है। अरे बहू, लगता है ये उसी नंदिनी की बात कर रहा है जिसने इसके सर पे गुब्बारा मारा था। अपने चाचा की बातें सुनने के बाद बिरजू उससे बोला, अरे तुम तो नंदिनी के पति हो ना, तुम्हारे वजह से ही नंदिनी ने मेरे सिर पे गुब्बारा मारा था। ठहर जाओ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। इतना कहकर बिरजू खड़ा हो गया और अपने चाचा के ऊपर मुक्कों की बौछार करने लगा। जिसके बाद उसके चाचा ने अपना बोरिया बिस्तरा उठाया और वहां से चले गए और नीलम अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ गई। चंदनपुर नामक गांव में मदन नाम का एक किसान रहता था। गांव में मदन की थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खूब मेहनत करता था। इस बार तो सब्जियां बहुत अच्छी उगी है। कुछ ही दिनों में सब्जियां तोड़ने लायक हो जाएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसी गांव में रामू नाम का एक और किसान रहता था जिसकी खेत मदन के खेत के बगल में थी। रामू अपने खेत को देखने आया था। तभी वह मदन की खेती को देखकर बोलता है, अरे ये मदन के खेतों में सब्जियां तो तोड़ने वाली हो गई हैं और मेरे खेतों में तो अभी तक फूल भी नहीं आए। अरे आखिर ये ऐसा क्या करता है जो इतनी जल्दी इसकी फसल तैयार भी हो गई है। तभी मौसम बहुत खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। तभी अंधेरे में रामू अपने खेतों में जाता है और अपने खेत में जमे हुए सारा पानी मदन के खेत में छोड़ देता है। अब देखता हूँ पानी से भरे हुए खेतों में अब कैसे सब्जियां उगती है। सुबह जब बारिश बंद होती है तब रामू के खेत का पानी मदन के खेतों में भी भरा हुआ था। मदन की सारी सब्जियां पानी में डूबी हुई थीं। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? मेरे खेतों में इतना सारा पानी, अब मेरा क्या होगा? मदन अपना सिर पकड़कर अपने खेत में बैठकर रोने लगता है। तभी वहां पर रामू आता है। देखो ना रामू भैया, ये सब क्या हो गया? सोचा था इस बार फसल अच्छी आई है तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब की बार भी सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे दोस्त, रोना बंद करो। भगवान को शायद यही मंजूर था। अब क्या कर सकते हैं। अब लगता है मुझे शहर जाकर कोई नौकरी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ खेती करने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, जब तेरा मन यही कह रहा है तो तू यही कर ले। वैसे भी ज़मीन का क्या है, वो तो यहीं रहेगी, उसे मैं देख लूँगा। फिर अगली सुबह मदन थोड़ा सा खाना लेकर शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बहुत बड़ा जंगल पार करना था। कितनी देर से चल रहा हूँ, यह जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर बैठकर आराम कर लेता हूँ, फिर चलूँगा। मदन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और साथ लाया हुआ खाना खाने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने पास झाड़ियों पर पड़ती है जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर मिर्च का पौधा उगा हुआ था। ये देखो तो जरा, हम अपने खेतों में मिर्च का पौधा उगाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें कभी जानवर नष्ट कर देते हैं तो कभी बारिश का पानी। लेकिन देखो इसे, यहाँ तो इसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, तब भी यह पौधा कितना सुंदर और अच्छा उगा है। मदन अपने साथ लाए हुए पानी में से थोड़ा सा पानी उस पौधे के ऊपर डाल देता है। आहा! आज मेरी प्यास बुझी। मदन यह आवाज़ सुनकर थोड़ा सा पीछे हट जाता है। डरो नहीं मेरे दोस्त, मैं एक मिर्च का जादुई पौधा हूँ। यहाँ पर मैं प्यास के मारे मरा जा रहा था। क्या क्या?
तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बोलने वाला मिर्च का जादुई पौधा हूँ और सच्चे मन वाला ही मुझे सुन सकता है। तुम मुझे अपने घर ले चलो। लेकिन मैं तो अपना घर छोड़कर शहर में नौकरी की तलाश में जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अरे, मेरी बात पर एक बार विश्वास करो और मुझे अपने घर ले चलो, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात भी मान लेता हूँ। मदन पौधे की बात मानकर उसे अपने घर ले आता है और वह उसे अपने आंगन में लगा देता है और वह उस पौधे पर पानी डालकर सोने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन मदन जब सोकर उठता है तो वह देखता है कि उसके मिर्ची के पेड़ पे बहुत सारे मिर्च उगे थे, जिसमें से एक लाल मिर्च भी थी। अरे, कल तक तो एक भी मिर्च नहीं थी और आज इस पेड़ पे इतनी सारी मिर्च आई है। मदन मिर्च के पेड़ के पास जाता है और एक लाल मिर्च को तोड़ लेता है। क्यों ना मैं इस मिर्च को तोड़कर इसके बीजों को अपने खेतों में बो दूं, जिससे मिर्च के बहुत सारे पौधे उगाएंगे। मदन जैसे ही उस मिर्च को बीज से तोड़ता है तब वह देखकर हैरान हो जाता है। अरे, ये क्या चमक रहा है? ये तो सोने के बीज हैं। क्या सभी मिर्च में सोने के बीज होंगे? मदन ऐसा सोचकर जैसे ही मिर्च को तोड़ने जाता है तभी वह मिर्च बोलता है, अरे रुको, तुम सभी मिर्चों को नहीं तोड़ सकते। जो मिर्च लाल होगी तुम सिर्फ उसी को तोड़ सकते हो। अगर तुम ज़्यादा लालच करोगे तो मैं एक साधारण मिर्च में बदल जाऊंगा। अगर किसी लालची इंसान ने मुझे उखाड़ने की कोशिश की तो वह मारा जाएगा। मिर्च की बात मानकर मदन सिर्फ लाल मिर्चों को ही तोड़ता और उनके बीजों को बाजार में बेचकर वह बहुत अमीर हो गया और वह अपनी जिंदगी बहुत ही खुशी खुशी